गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। आज हम करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था का एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम होगा मुद्रा, यानी करेंसी या मनी आप हम कह सकते हैं। तो मुद्रा का आज हम व्यापक तरीके से टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम मुद्रा के प्रकार और मुद्रा क्या होती है, किस अर्थशास्त्र ने इसके बारे में मत जारी किया है, कौन सी व्यापक मुद्रा होती है और कौन सी संकीर्ण मुद्रा होती है, सॉफ्ट मनी या हार्ड मनी, या फिर इसके हम कह सकते हैं कि मुद्राओं की आपूर्ति के आधार पर वो कितने प्रकार की होती है। इन तमाम चीज़ों के बारे में आज हम गहराई से चर्चा करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं मुद्रा के बारे में। देखना, मुद्रा आपूर्ति के आधार पर उनके प्रकार। तो सबसे पहले तो चर्चा करते हैं कि मुद्रा करेंसी क्या होती है। मुद्रा क्या होगी? करेंसी ऐसी एक वस्तु जो वस्तु विनिमय का माध्यम बनती है। उसमें मेटेलिक भी हो सकती है, पेपर भी हो सकता है, जैसे पेपर करेंसी या मेटेलिक करेंसी, धातु मुद्रा या फिर पेपर मुद्रा कह सकते हैं। और वस्तु विनिमय के आधार पर विनिमय। प्राचीन काल में अगर देखते हैं तो गाय को भी एक मुद्रा माना गया है कि गाय का एक नाम शतदाय निकलता है, अर्थात 100 गायें बराबर 11 व्यक्ति, कि 100 गाय के बदले में 11 व्यक्ति दिए जा सकते हैं। इसलिए गाय को एक मुद्रा मानते थे। इसीलिए गाय का एक नाम क्या हो जाएगा? गाय काऊ जो होती है, गाय का नाम शतदाय। ऐसा प्राचीन इतिहास में दिया गया है वर्णन। शतदाय का अर्थ ये हुआ कि 100 गायें बराबर 11 व्यक्ति, कि 100 गाय को 11 व्यक्तियों से हम एक्सचेंज कर सकते हैं। तो प्राचीन काल में हमारी जो गाय माता है वो भी एक मुद्रा के रूप में प्रयोग की जाती थी। उसके बाद में फिर जो मुद्रा बनी, ये अनगढ़ सिक्के या फिर पंचमार्का, जो पंचमार्का सिक्के होते थे, पंचमार्क या 5 मार्क या अनगढ़ भी कह सकते हैं, अनगढ़ सिक्के या फिर अघात सिक्के। अघात का मीनिंग क्या होता है? जो हथौड़े से पीट कर बनाए गए हैं या किसी दूसरी मेटल से, उन्हें हम अघात सिक्के या अनगढ़ या पंचमार्का सिक्के कहते हैं। इस पर 5 वस्तुओं के चिन्ह थे। कौन कौन सी 5 थी वस्तुएं? 3, 4, 5। एक तो इसमें सूर्य, कि सूर्य का उस पर चिन्ह अंकित था। दूसरा अर्धचंद्र। थर्ड हो जाएगा इसमें सर्पफन या सर्पसाप, स्नेक। एंड नंबर 4 तराजू। और नंबर 5 इसमें आ जाएगा पेड़। इनके ये 5 चिन्ह अंकित होते थे किसी भी सिक्के पर। किसी वस्तु का हमने बनाया, मेटल का या फिर ब्रोंज का या एलोई मेटल का, उस पर 5 ये चित्र अंकित होते थे। इनका कोई क्रम नहीं होगा कहीं भी, और किसी भी साइज में किसी भी आकार में बना सकते। इनका आकार कोई सीमित नहीं था, क्योंकि उस टाइम पर डाइस का आविष्कार नहीं था। अब जो हमारे पास सिक्के हैं, कॉइन्स हैं, वो डाइस विधि से बनाए हुए सिक्के हैं। प्रत्येक सिक्के का एक निश्चित आकार होता है, लेकिन ये इसका आकार नहीं था। ये क्या हो जाएंगे? पंचमार्का सिक्के। ये भारत में कब प्रचलन पे थे? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, 6th सेंचुरी BC, बिफोर क्राइस्ट, है ना। 6ठी शताब्दी, जब वर्ष 500 कुछ था, उसे हम 6ठी शताब्दी कहेंगे। उसमें इनका चलन हुआ था। तो पंचमार्का सिक्के, अनगढ़ सिक्के, अघात सिक्के, ये विश्व के प्रथम सिक्के थे और जो भारत में ही चलन में आए थे। उसके बाद में फिर शासक हुए, जैसे गुप्त साम्राज्य आया या मौर्य साम्राज्य। मौर्य में पर्ण और काकड़ी एक सिक्का था, और गुप्त काल में सबसे भारी और सबसे वजन के, और उसमें चित्र भी अंकित थे, वो सिक्के चलाए गए थे, जिन्हें हम जैसे अरब की मुद्रा है एक दिनार। तो दिनार ये भारत की जननी है। गुप्त शासकों ने दिनार मुद्रा चलाई थी। देखना, जो मौर्य काल में चली हुई थी, मौर्य शासन में तो पर्ण और एक काकिनी या काकिड़ी, और गुप्त काल में गुप्त में चलाई गई थी एक दिनार मुद्रा थी। दिनार मुद्रा अब तो अरब देशों की है, लेकिन ये जननी भारत की है। दिनार का जन्म भारत में हुआ है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया परीक्षा में। उसके बाद में अलग अलग राजाओं ने अपनी मुद्राएं चलाई। अब जो हमारे सिक्के जो बनते हैं, टकसाल में बनते हैं, मिंट में, नोएडा में, और जो पेपर करेंसी है, ये राष्ट्रीय प्रिंटिंग प्रेस जो बनी हुई है नासिक में, महाराष्ट्र, दूसरी देवास मध्य प्रदेश और होशंगाबाद। उनके सेंटर्स कभी एक साथ फिर लिखवाएंगे, चूँकि टॉपिक दूसरा है। तो सबसे ये जो करेंसी होगी, करेंसी क्या कि वस्तु विनिमय का माध्यम जो बनती है उसको हम करेंसी कहते हैं। फिर करेंसी के टाइप्स होते हैं। प्रारंभ में गाय को भी करेंसी माना गया, मुद्रा माना गया है, और पंचमार्का अनगढ़ या अघात सिक्के को हमने मुद्रा के रूप में प्रयोग किया है। एक यूरोप के अर्थशास्त्री हुए काउथर, प्रोफेसर काउथर, क्राउथर।
क्राउथर, एक अर्थशास्त्री इकोनॉमिस्ट है क्राउथर। इन्होंने एक अपना मत प्रस्तुत किया क्या कि हमारी पृथ्वी पर अब तक के तीन बड़े आविष्कार कौन सा? एक तो पहिए का आविष्कार, पहिया, दूसरा मुद्रा, और तीसरा एक वोट होती है जिससे चुनाव निर्वाचन करते हैं। तीन बड़े आविष्कार बताए इन्होंने, कौन कौन से? पहिया, मुद्रा और वोट। इनमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्रा को बताया गया है कि अब तक पृथ्वी पर सबसे महत्वपूर्ण जो एक आविष्कार हुआ है मुद्रा का हुआ है। वैसे तीनों भी हुआ है। पहिया तो क्रांति आई है इसमें, यातायात में, है ना, लोगों ने यात्रा करनी शुरू की। फिर वो पहले चाक का आविष्कार किया गया, जब पूरा पाषाण काल का भी इतिहास में पढ़ेंगे उसमें आपको बताया जाएगा। उसके बाद में फिर वो चाक था, फिर वो पहिया बना, और पहिए से फिर वो पहिया बनता चला गया, गति उसमें आई। उसके बाद में समझो हवाई जहाज का उसने रूप ले लिया, वो उड़ने लगा फिर। और दूसरा एक वोट का आविष्कार, इसमें हम राजा को अपने बना सकते हैं या फिर हमारा जो शासक होगा उसका अच्छे से अच्छा हम चुनाव कर सकते हैं। ये हमारी एक बुद्धिमत्ता पर निर्णय करता है। और तीसरा इसमें हो जाएगा मुद्रा। तो मुद्रा का आविष्कार इन्होंने सर्वोपरि बताया। क्राउथर क्या था मत कि पहिया, मुद्रा और वोट में से सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार मुद्रा को बताया गया, करेंसी को बताया गया है। तो आप ये नोट करते रहिए, साथ साथ इसको फिर हटाते हैं, ये तो एज इट रहेगा। अभी इसके बारे में आपको समझाएंगे कि वाणिज्यिक बैंक ये क्या होते हैं। ये आप नोट कीजिए, नोट करते रहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ओके, आगे बढ़ते हैं। मुद्रा का प्रारंभ, तो हमने अभी जो डिस्कस किया था कि मुद्रा का प्रारंभ कहाँ से हुआ? पंचमार का सिक्का या अनगढ़ सिक्के या फिर गाय को किसका रूप माना गया है? करेंसी का रूप माना गया है। अब मुद्रा की आपूर्ति के आधार पर मुद्रा को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, इससे पहले थोड़ी एक चीज़ जान लेते हैं। जैसे वाणिज्यिक बैंक या डाकघर, इनमें पैसे कैसे जमा होता है? प्रत्येक देश का एक केंद्रीय बैंक होता है। जैसे भारत का केंद्रीय बैंक RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके बाद में वाणिज्यिक या कमर्शियल बैंक्स आते हैं। वाणिज्यिक बैंक क्या होते हैं? जिनमें हम अपने पैसे या धन जमा करते हैं। जैसे स्टेट बैंक होता है SBI, है ना, या फिर PNB, पंजाब नेशनल बैंक, या फिर CBI, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, और भी हो जाएंगे इस तरीके से। 24 या 22 बैंक है टोटल, जो कि एक दूसरे में विलय भी हुआ है। ये क्या हो जाएंगे? वाणिज्यिक बैंक या कमर्शियल बैंक्स। और जैसे पब्लिक होती है, पब्लिक जनता, है ना, जैसे हम भारत के नागरिक हैं या कोई भी यहाँ की नागरिकता ले सकता है। RBI को क्या हम बोलते हैं? केंद्रीकृत बैंक, भारत का केंद्रीय बैंक। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, है ना, व्हाट इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया? तो RBI इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। और जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसको इंग्लिश में और हिंदी में सेंट्रल बैंक ही बोला जाएगा, CBI, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इसकी हमारे शहर में, नगर में भी इसकी एक शाखा है। लेकिन जो केंद्रीकृत बैंक होता है, केंद्रीय बैंक वो होता है जो मुद्रा जारी करता है, मुद्रा को प्रिंटिंग करने का आदेश देता है, या इसके आदेश पर ही मुद्रा जारी होती हैं या निर्गमित होती हैं, या फिर वो प्रिंट होती हैं, बनती हैं, निर्माण किया जाता है उनका, वो बैंक होता है। या नोट पर जिसका नाम होता है लिखा हुआ, हमारी जो मुद्रा है पेपर करेंसी, इस पर किसका बैंक का नाम लिखा हुआ? RBI का। सब देशों का अपना एक बैंक होता है। हम पब्लिक जैसे जनता अपने 100 रुपये जमा करते हैं, इसमें हमने 100 रुपये जमा किए। एक वर्ष में ये बैंक लगभग हमें 105 रुपये, 104 रुपये, हर बैंकों की अपनी एक ब्याज दर अलग अलग होती है। अच्छा, ये 100 रुपीज़ ये बैंक कहाँ पर जमा करेंगे? RBI में इसने जमा किया। यहाँ पर इसको एक बैंक दर दिया जाएगा, लगभग 109 रुपये दिए जाएंगे। स्टेट बैंक में हमने 100 रुपये जमा किया तो हमें कितना मिला? एक वर्ष में 105 रुपये। और स्टेट बैंक ये पैसा कहाँ जमा करके आएगा? RBI का मुख्यालय है मुंबई में। RBI अधिनियम 1934 के अंतर्गत 1935 में RBI की स्थापना की गई और 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ, नेशनलाइजेशन हुआ। तो यहाँ से 109 रुपये इसको मिलते हैं। इसने 4 रुपये की इसमें बचत। देखना, ये तो क्या हो जाएगा? बैंक दर। RBI जिस दर से वाणिज्यिक बैंकों को ब्याज देता है, बैंक दर। और वाणिज्यिक बैंक जो जनता को देते हैं उसको ब्याज दर बोलते हैं। ब्याज दर, इंटरेस्ट रेट और ये बैंक रेट, बोथ आर डिफरेंट। इंटरेस्ट रेट और बैंक रेट दोनों अलग अलग होती हैं, और बैंक रेट का परसेंटेज इससे ज़्यादा ही होता है ब्याज दर से। तो कितना हुआ? ये क्या हुआ? बैंक दर और ब्याज दर 100 रुपीज़ पब्लिक ने इनके पास जमा किया और ये बैंक RBI के पास जमा करके आए। तो ये सर्कुलेशन ऐसे चलता रहता है। इसमें RBI में आम जनता का अकाउंट नहीं खुलता, उनका खाता नहीं खुलता। तो क्या होता है इसमें? खाते कौन कौन से होते हैं? जैसे केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का खाता, यहाँ की स्टाफ का खाता, या इन बैंकों का खाता। एक तो किसका होता है? जैसे केंद्र सरकार का इसमें खाता खोला जाता है।
आरबीआई में 4 प्रकार के खाते कौन से खुलते हैं? केंद्र सरकार का खाता, राज्य सरकार का खाता, आरबीआई का जो अपना स्टाफ होता है, यहाँ का स्टाफ, इसका खाता हो जाएगा, और एक वाणिज्यिक बैंकों का खाता, बैंकों का। ये 4 प्रकार के अकाउंट्स होते हैं। इसके अलावा अन्य जमाएं भी और भी होती हैं। तो आरबीआई में ये क्या हो जाएगा? आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक वो बैंक होता है जिसको करेंसी जारी करने का अधिकार होता है और उस करेंसी पर नाम होता है लिखा हुआ, आरबीआई का नाम होगा। वाणिज्यिक बैंकों में आम जनता जमा करती है। फिर से एक बार और समझिएगा, आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक, वाणिज्यिक बैंक होते हैं जिनमें आम जनता पैसे जमा करती है। और जो जनता पैसा जमा करेगी वाणिज्यिक बैंक के पास, कमर्शियल बैंक के पास अब ये विकल्प होगा, अपना चाहे तो वो धन आरबीआई में जमा कर सकती है जिस पर बैंक दर, ब्याज दर से अधिक मिलती है। तो वाणिज्यिक बैंक इसका भी लाभ उठाते हैं। और ऐसे ही हम जो खाते खुलवाते हैं वो डाकघरों में या डाकखानों में, पोस्ट ऑफिस में भी होते हैं खाते। उसमें फिर ये होते हैं कि कितने टाइप के खुलते हैं। आप अगर ये चाहें तो नोट कर लीजिए स्ट्रक्चर या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा जो मेन टॉपिक होगा M0, M1, M2, M3, इनको डिफाइन करना। उसके लिए बीच बीच में टूल्स आएंगे, ये स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट कीजिए आप, इसको फिर हटा देंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखना, मुद्रा के प्रकार तो 5 प्रकार के होंगे। हम पहले मनी टाइप 0 की बात करते हैं, M0। जो M0 होगा, M0 मीन्स मनी टाइप 0। तो मनी टाइप 0 में कौन सा धन या कौन सा मुद्रा इसमें शामिल की जाएगी? इसमें 3 मुद्राएं आएंगी। जैसे इसमें निम्नलिखित शामिल हैं, नंबर 1, 2 और 3। क्या क्या? एक तो आएगा जो चलन में मुद्राएं, जैसे मार्केट में लेन देन में जो चलन में मुद्रा है, चलन की मुद्रा, चलन में मुद्राएं, चलन में मुद्रा। ठीक है जी। सेकंड नंबर आ जाएगा आरबीआई के पास जो वाणिज्यिक बैंकों की जमाएं होंगी। अभी आपको बताया कि कमर्शियल बैंक कहाँ पर जमा करते हैं? आरबीआई के पास। आरबीआई में वाणिज्यिक बैंकों की जमाएं, वाणिज्यिक बैंक की जमाएं, जो ये डिपॉजिट्स रखते हैं अपना, ये जमाएं हो जाएगी। थर्ड नंबर आ जाएगा आरबीआई के पास अन्य जमाएं, आरबीआई की अन्य जमाएं। तो आरबीआई में 2 आए, क्या? एक तो जो चलन में पैसा होगा वो होगा। सेकंड नंबर आरबीआई के पास जो वाणिज्यिक बैंक होगा, जैसे हमारे यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के पास में जो जमा करता है वो गिना जाएगा। प्लस जो अन्य जमा है, अन्य जमाओं से मीनिंग क्या हुआ? जो अदर अकाउंट्स खुलते हैं। अभी आपको बताया केंद्र सरकार, राज्य सरकार या फिर वहाँ का अपना स्टाफ होता है, उसके अकाउंट्स इसी में होते हैं। इन 3 को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? मनी टाइप 0, M0। अब बात करते हैं M1 की। M1 में क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी? जैसे M1 में आ जाएगा जनता के पास धन, जनता के पास धन, जो भी मुद्रा होगी, जनता के पास धन, नंबर 1। सेकंड नंबर आ जाएगा वाणिज्यिक बैंकों के पास DD, वाणिज्यिक, कमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक बैंक से मतलब आप मान लीजिए स्टेट बैंक या पंजाब नेशनल बैंक, कोई भी वाणिज्यिक बैंकों के पास मांग जमाएं। अब ये देखते हैं मांग जमाएं क्या होती हैं। वाणिज्यिक बैंक, हम जो आम जनता अपना पैसा जमा करते हैं, हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो हम कमर्शियल बैंक में जमा करें या डाकघरों में जमा करें। कमर्शियल बैंक में जैसे SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा, या PNB, बड़े बैंक तो यही होते हैं, या फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जो भी हैं 22 प्रकार के बैंक होते हैं। वाणिज्यिक बैंकों में हम जमा करेंगे या फिर डाकखानों में जमा करते हैं। अब इसमें भी 2 प्रकार से जमा होंगी। क्या क्या? एक तो होती है मांग जमाएँ, एक होती है स्वादी जमा। बैंक भी मांग जमा और स्वादी जमा दोनों। मांग जमा को डिमांड डिपॉजिट्स, स्वादी जमा को टर्म डिपॉजिट, शॉर्ट में TD, और डिमांड डिपॉजिट्स को DD। एक डिमांड ड्राफ्ट भी होता है और ये डिमांड अकाउंट होता है, डिमांड डिपॉजिट। मांग जमाएं या स्वादी जमाएं, ये हम बैंक में और पोस्ट ऑफिस दोनों में खोल सकते हैं। अच्छा, DD में क्या आते हैं? डिमांड डिपॉजिट्स में करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, बचत खाते और चालू खाते। बचत खाते क्या होते हैं? हमारा अमूमन ज़्यादातर एक बचत खाता ओपन होता है इसमें कमर्शियल बैंक में, जिसमें हम कभी भी जमा कर सकते हैं, कभी निकाल सकते हैं। ऐसे ही करंट अकाउंट क्या होता है? जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं या फिर बड़े खातेदार होते हैं, बिजनेस व्यापारी, वो अपना एक करंट अकाउंट खुलवाते हैं।
क्योंकि जो सेविंग खाता होता है, सेविंग खाते में हम एक दिन में 3 बार ही ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, उसके बाद में फिर वो सर्विस चार्ज लगाता है। चाहे तो कितनी बार कर सकते हैं, लेकिन वो उनका एक सेवा शुल्क लगेगा, सर्विस चार्ज लग जाएगा बैंक का। तो एक दिन में 3 बार, कुछ बैंक तो 1 महीने में 3 बार चार्ज वो कर देते हैं ट्रांजेक्शन, उसके बाद वो चार्ज लगा देते हैं एक्स्ट्रा। और करंट अकाउंट में हम एक दिन में हज़ारों बार, कितनी बार कर सकते हैं। जैसे आपने देखा हो पेट्रोल पंप होते हैं ऑनलाइन, जो वहाँ पर अपना डिपॉजिट करते हैं ऑनलाइन के लिए, तो उसमें हज़ारों वहाँ पर पेमेंट आए, वो सब जमा होते रहेंगे। लेकिन सेविंग अकाउंट में ऐसा नहीं होगा। खैर, ऐसे स्वाधी जमाएँ होती हैं। स्वाधी जमा जिसको हम बोलते हैं बॉन्ड खरीद लेना, जैसे एफडी होती है, आरडी। एफडी फिक्स डिपॉजिट, आरडी का मतलब रिकरिंग डिपॉजिट, आवर्ती जमा और फिक्स जमा, ये किस में आ जाएंगे, स्वाधी जमाएँ होती हैं। और मांग जमाएँ, तो ये पोस्ट ऑफिस में भी खाते खुलते हैं दोनों, और ये खुलते हैं बैंक में भी। तो बात करते हैं M1 की। M1 में कौन सा धन जोड़ा जाएगा, कौन सा मनी होता है, तो जनता के पास जो धन है वो M1 में आ जाएगा। प्लस इसमें सेकंड नंबर वाणिज्यिक बैंकों के पास जो मांग जमाएँ होती हैं वाणिज्यिक बैंकों के पास मांग जमाएँ, ये दोनों खाते भी इसमें जोड़े जाएंगे। जो इसमें धनराशि है वो इसमें ऐड कर दी जाएगी, वाणिज्यिक बैंकों के पास मांग जमाएँ। और नंबर 3 इसमें आ जाएगा आरबीआई के पास अन्य जमाएँ। आरबीआई के पास अन्य जमाएँ, अदर डिपॉजिट्स, अन्य जमाएँ, ये सब क्या है, M1। तो M0 और M1 में डिफरेंस क्लियर देख लीजिए एक बार और। M0 में 3 क्या क्या आते हैं, चलन में मुद्रा, आरबीआई के पास वाणिज्यिक बैंकों की जमाएँ प्लस अन्य जमाएँ। और R1 में क्या आ जाएगा, जनता के पास शेष धन जो घरों में रखा हुआ है उनके, या पॉकेट मनी में। क्वेश्चन है कि पॉकेट मनी सबसे ईजिली कौन सी होती है, M1 ही होता है वो। तो M1 जनता के पास जो धन है। सेकंड नंबर वाणिज्यिक बैंकों के पास जो इसमें मांग जमाएँ, मांग जमाएँ मीन्स डिमांड डिपॉजिट, जिसमें सेविंग अकाउंट या फिर करंट अकाउंट दोनों आ जाएंगे। और थर्ड नंबर आरबीआई के पास अन्य जमाएँ। ये हमने किस पर चर्चा की, M0 और M1 पर। आप ये नोट करते रहिए साथ साथ, या स्क्रीनशॉट लीजिए। इसको हटाते हैं फिर यहाँ से, फिर बात करते हैं M2 की, या इसी में आ जाएगा M2 भी। यहाँ पर देख लीजिए M2 में क्या आएगा, M2 इक्वल टू यहाँ पर M1 प्लस ये इसके पास थी जमाएँ, वाणिज्यिक बैंकों के पास जमाएँ। यहाँ पर पोस्ट ऑफिस में जितनी भी डीडी होंगी, डिमांड डिपॉजिट, यानी कि यहाँ पर हमने सेविंग खाता खुलवाया, शायद पोस्ट ऑफिस में अभी करंट अकाउंट नहीं खोला जाता, ये मुझे कंफर्म नहीं है, में भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन बचत खाते खोले जाते हैं वहाँ पर। तो पोस्ट ऑफिस के पास में जो भी मांग जमाएँ होंगे, डिमांड डिपॉजिट, मांग जमाएँ, ये इसके पास आ जाएगा। इसे हम क्या कहेंगे, M2। अच्छा, M3 में क्या आ जाएगा, M3 इक्वल टू M1 और प्लस इसमें होगा बैंकों के पास जो भी बैंक्स होते हैं, कमर्शियल बैंक, हम इसकी बात कर रहे हैं वाणिज्यिक बैंकों की। वाणिज्यिक बैंकों के पास में जो टर्म डिपॉजिट होगा, टर्म एफडी या आरडी, टर्म डिपॉजिट आ जाएगा। M1 प्लस बैंकों के पास TD, टर्म डिपॉजिट, स्वाधी जमाएँ ना, टर्म डिपॉजिट जो एफडी बनती है, 10 साल में पैसा दुगना है, 8 साल में, उसमें बॉन्ड्स होते हैं, फ्लेक्सी बॉन्ड, डिजिट बॉन्ड, ये सब आ जाएंगे। रिकरिंग डिपॉजिट्स बीच में आएगा। तो इसमें M3 में M1 प्लस बैंकों के पास TD। अच्छा, M4 की अगर बात करते हैं, M4 में M3 और प्लस पोस्ट ऑफिस के पास जितने भी TD होते हैं, टर्म डिपॉजिट ना, जैसे बैंकों के पास थे ऐसे ही इसके पास टर्म डिपॉजिट। लेकिन इसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा राष्ट्रीय जो ये बचत पत्र होते हैं, राष्ट्रीय बचत पत्र, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स या कुछ ट्रेजरी होती हैं, इसे माइनस करना पड़ेगा हमें, या ऋण पत्र, राष्ट्रीय ऋण पत्र या बचत पत्र। अच्छा, फिर से देखते हैं एक बार और। M0 में क्या क्या आएगा, चलन में मुद्रा और आरबीआई के वाणिज्यिक बैंकों की जमाएँ। थर्ड नंबर पर आरबीआई की अन्य जमाएँ। M1 में जनता के पास धन प्लस वाणिज्यिक बैंकों के पास में जो डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं, मांग जमाएँ, आरबीआई के पास अन्य जमाएँ। अब M2 में M1 और M3 में भी M1 को प्लस करेंगे, ये पूरा धन टोटल आएगा। तो M2 बराबर M1 प्लस पोस्ट ऑफिस में DD, और M3 बराबर M1 प्लस बैंकों में TD, टर्म डिपॉजिट। M4 में आ जाएगा M3 प्लस, देखना इसमें M3 किया गया है यहाँ पर, M3 प्लस पोस्ट ऑफिस में TD, टर्म डिपॉजिट, माइनस राष्ट्रीय पत्र, जो नेशनल बॉन्ड हम खरीदते हैं राष्ट्रीय पत्र, वो इसमें शामिल नहीं होंगे। ये सब क्या हो जाएंगे, मनी के टाइप। आप इसे नोट कीजिए,
गर्मी बहुत ज़्यादा है भैया आज। इसे नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका आप। गर्मी, फ़ैन ऑफ करना पड़ता है, कूलर भी, और चूँकि इसकी वॉइस आती है फैन। ये नोट करते रहिए आप। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं। क्वेश्चन ऐसे आया हुआ है कि सबसे अधिक तरलता किस धन में होती है। सबसे अधिक तरलता किस क्वेश्चन सबसे अधिक तरलता किस धन में होती है। तो एक तरलता को क्या लिखेंगे हम, तरलता, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी देखना, लिक्विडिटी या तरलता। लिक्विडिटी क्या होती है, हमारे पास मान लीजिए 2000 रुपये का नोट है, हमने उसे एक्सचेंज कराना है, 100 रुपये के हमें नोट लेने हैं, तो 2000 का नोट देंगे, वहाँ से हम 20 नोट 100 रुपये के लेंगे। उससे क्या होगा, उसमें तरलता लिक्विडिटी है। लेकिन अगर हम कोई डिमांड ड्राफ्ट देते हैं या चेक देते हैं किसी को, हो सकता है कि वो हमें पैसा तुरंत कैश ना दें, उसमें कुछ टाइम लेंगे, उसके कुछ अपने पैरामीटर्स होते हैं, लिखा पढ़ी जो भी करते हैं, या फिर उसका प्रूफ एक मांगते हैं, उसमें ये तरलता नहीं आएगी। कहीं विदेश की कोई मुद्रा है, समझो दिनार है या लीबियाई दिनार है, उसे अगर हम बैंक में कैश कराने जाएंगे तो तुरंत कैश नहीं करेंगे वो, उसके पहले अपना प्रूफ देखेंगे, ये सत्यापन कि ये मुद्रा कहाँ से इनके पास आई, तो उसमें लिक्विडिटी कम हो जाएगी। लिक्विडिटी का मतलब जो हम तो कैश कराते हैं, ये कैश अगर वो तुरंत होता है तो लिक्विडिटी अधिक है, अगर नहीं होता तो लिक्विडिटी कम है। किस मनी की लिक्विडिटी सबसे अधिक है, सबसे अधिक तरलता M1 की होती है, ये सबसे बड़ी है। इससे कम M2 की होती है, उससे कम M3 की हो जाएगी, सबसे कम M4 की तरलता होती है। तो तरलता में अगर आंसर हम लगाएंगे M1 को लगाएंगे कि लिक्विडिटी सबसे अधिक कौन सी होती है। ऐसे ही हम देखते हैं कि मुद्रा के प्रकार जो M1 और M2 होती हैं, ये संकीर्ण मुद्रा में आएंगे। संकीर्ण मुद्रा, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। और M3 और M4 ये आ जाएंगे व्यापक मुद्रा। व्यापक मुद्रा सन 1967-68 से 1967-68 से केवल एक ही मुद्रा होती थी हमारे पास M, उसके बाद में फिर M1, M2, M3, M4 इनको कैटेगराइज किया गया है। तो ये सब क्या थे, मुद्रा के प्रकार थे। किस आधार पर, उनकी सप्लाई के आधार पर, आपूर्ति के आधार पर मुद्राओं को 5 प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। तो क्वेश्चन क्या हुआ है, किस टाइप की मुद्रा में कौन कौन से धन शामिल किए जाते हैं और इसको कैटेगराइज कैसे किया जाएगा, किस मुद्रा की तरलता सबसे अधिक होती है, कौन सी मुद्रा सबसे अधिक व्यापक होगी, अच्छा कौन सी मुद्रा संकीर्ण होगी, यानी कि एक तो नैरो मनी एंड ब्रॉड मनी। संकीर्ण मुद्रा को नैरो मनी बोलते हैं इंग्लिश में, ये क्या आ जाएंगे, नैरो, NARROW, नैरो मनी। और व्यापक में ब्रॉड, BROAD, ब्रॉड मनी। तो सबसे अधिक ब्रॉड मनी कौन सा हो जाएगा, M4। वैसे M3 भी आता है कभी कभी लिखा हुआ। और ये तरलता वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कि सबसे अधिक तरलता किस में होगी। तो ये आज का हमारा जो टॉपिक था मनी पर आधारित था। इससे लगभग 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे परीक्षा में। तो ये मैं आशा करता हूँ आपकी समझ आया होगा, अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताइएगा। ओके, थैंक यू।